जादुई दो रास्ते। एक समय की बात है, रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां पर एक बहुत ही रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल में जब भी जो भी जाता वो कभी वापस लौटकर नहीं आता, और अगर आता भी तो बहुत बुरी हालत में। इसी कारण से गांव वाले अक्सर उस जंगल में जाने से डरते थे। उसी गांव में स्वरा और उसकी सहेली नीतू रहा करती थी। स्वरा और नीतू आपस में बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। उनकी कई चीजें आपस में बहुत मेल खाती थी, पर उन दोनों में जो सबसे ज्यादा अलग चीज थी वो थी उन दोनों का स्वभाव। जहाँ स्वरा को दूसरों की मदद करना पसंद था, वहीं दूसरी ओर नीतू अपने में ही मस्त रहा करती थी। उसे केवल खुद से ही फर्क पड़ता था। ऐसी ही दोनों सहेलियां एक दिन स्कूल से घर आ रही थी कि तभी उन्हें छोटा सा खरगोश उनके आगे से भागता हुआ दिखाई देता है। अरे कितना प्यारा खरगोश है, चलो स्वरा इसे पकड़ते हैं। हाँ प्यारा तो है, पर इसे पकड़कर करेंगे क्या, इसे जाने दो। ठीक है तो यहीं रह, मैं जाती हूँ इसके पीछे। ऐसा कहकर नीतू उस खरगोश के पीछे भागने लगती है, जिसके बाद स्वरा भी नीतू का पीछा करने लगती है। वे दोनों भागते भागते रामपुर के उसी जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर हर कोई जाने से डरता था। जैसे ही जंगल में वो पहुंचते हैं तो अपने आसपास की सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये जंगल कितना खूबसूरत है। यहाँ के फल फूल पेड़ हर चीज इतनी खूबसूरत है, मानो कोई जन्नत हो। हाँ तू कह तो बिल्कुल सही रही है। वे दोनों इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी उनकी नजर सामने जा रहे दो रास्तों पर पड़ती है। एक रास्ता रोशनी से भरा हुआ था और एक अंधेरे से। अरे आगे जाने के लिए तो यहाँ दो रास्ते हैं, हमें किस रास्ते से आगे जाना चाहिए, ये तो मैं नहीं जानती। वे दोनों ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक जिन प्रकट होता है। वो जिन उन दोनों से कहता है, देखो लड़कियों, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सच्चाई का रास्ता है। अगर तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगी तो तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी। वो बुढ़िया तुम्हें जीवन का ज्ञान देगी और ऐसा अनमोल ज्ञान तुम्हें कभी कहीं और नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी ओर ये बुराई का रास्ता है। यहाँ पर जाकर तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी। वो चुड़ैल तुम्हारे आगे कुछ शर्त रखेगी और उसके बदले तुम्हें ढेर सारा खजाना देगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस रास्ते पर जाना चाहती हो। मुझे तो पैसे से मतलब है, ज्ञान का क्या मैं अचार डालूंगी। मुझे तो बुराई के रास्ते पर ही जाना है, वहाँ से मुझे ढेर सारा खजाना मिलेगा। मेरी माँ कहती है कि जीवन में पैसा तो आता जाता रहता है और पैसों को तो कोई भी छीन सकता है, लेकिन ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उससे तुम जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हो और ज्ञान तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। इसलिए मैं सच्चाई के रास्ते पर जाना चाहूंगी। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ती हैं। स्वरा जिस रास्ते पर चलती है वहाँ पर उसे कई लोग मिलते हैं, जिसकी स्वरा मदद करती है और आगे जाकर उसे वो बुढ़िया मिल ही जाती है। वो बुढ़िया स्वरा से कहती है, स्वरा मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल ज्ञान जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे बताए हुए काम करने पड़ेंगे। इसके बाद वो बुढ़िया स्वरा से अपनी झोपड़ी के कुछ काम करवाती है और अपनी थोड़ी सेवा करवाती है, जिसके बाद वो स्वरा को बहुत ही अनमोल ज्ञान देती है, जिसे सुनकर स्वरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ दूसरी ओर आगे चलकर नीतू को जिन के कहे अनुसार एक चुड़ैल मिलती है। वो चुड़ैल नीतू को देखकर कहती है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था नीतू, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो चुड़ैल दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, जिससे वो दिखने में और भी ज्यादा डरावनी और बदसूरत लग रही थी। चुड़ैल अब जल्दी से मुझे मेरा खजाना दे दो। वो खजाना तुम्हारे पैरों के जो जमीन है उसके नीचे गड़ा हुआ है, तुम्हें उसे खोद कर निकालना पड़ेगा। इसके बाद नीतू बिना चुड़ैल की पूरी बात सुने जल्दी से वहाँ गड्ढा खोदने लगती है। तुम्हें खजाना मिले उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। कम से कम मेरी शर्त तो सुन लो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, खजाने के लिए मेरे आगे कोई भी शर्त बड़ी नहीं है। ऐसा कहकर नीतू वहाँ पर और गड्ढा खोदने लगती है। वो गड्ढा खोदती चली जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और फिर बहुत देर होने पर उसे एक छोटा सा सोने का सिक्का मिलता है, जिसके बाद नीतू चुड़ैल से कहती है, क्या यही वो खजाना था? हाँ यही वो खजाना है। पर मैंने तो सोचा था कि खजाने का मतलब बहुत सारा पैसा धन दौलत हीरे जवाहरात है, पर ये तो बस एक छोटा सा सिक्का है।
वो सब मैं नहीं जानती, पर अब इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी एक आँख और एक टांग देनी होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने इस खजाने के लिए जब तुम गड्ढा खोदने जा रही थी, उससे पहले ही तुमसे कुछ शर्त मानने को कहा था, और तुमने वो शर्त सुनने से पहले ही मान भी ली थी। वो शर्त यही थी कि तुम खजाने के बदले में मुझे अपनी एक आँख और एक टांग दोगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब चुड़ैल नीतू की एक बात नहीं सुनती और उसकी एक टांग और आँख ले लेती है, जिससे चुड़ैल तो ठीक हो जाती है, लेकिन नीतू एक आँख से अंधी हो जाती है और साथ ही साथ लंगड़ी भी हो जाती है। फिर वो दोनों सहेलियां वापस उसी स्थान पर मिलती है जहां से वो अलग अलग रास्ते पर गई थी। पर जब नीतू स्वरा को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। वहीं जब स्वरा नीतू को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। नीतू, ये तेरे साथ क्या हो गया? तू तो सही सलामत अंदर गई थी, फिर ये सब कैसे हुआ? इसके बाद नीतू स्वरा को सारी बात बताती है। मैंने लालच के चक्कर में अपनी अनमोल आँख और पाँव गवा दिए और तूने अच्छाई का रास्ता चुनकर अनमोल ज्ञान प्राप्त कर लिया। हाँ, बात तो तेरी सही है। मुझे उन बूढ़ी अम्मा ने बहुत ही अनमोल ज्ञान दिया है, जिससे मेरा जीवन सफल हो गया, पर तेरे लिए मुझे बुरा लग रहा है। इसके बाद स्वरा नीतू को सहारा देते हुए उसे उसके घर पहुंचा देती है। उस दिन के बाद से स्वरा उस बुढ़िया द्वारा मिला गया ज्ञान पूरे गांव में बांटने लगती है, जिससे गांव वालों को भी ढेर सारा ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं नीतू अपने घर में बैठकर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले सूरजगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य पर प्रताप सिंह और भानुमति नाम के राजा रानी शासन करते थे। उनका प्यारा सा एक 5 वर्षीय बेटा था, कार्तिक। राजा रानी अपने बेटे कार्तिक को बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा प्रताप सिंह अकेले ही शिकार करने राज्य के सीमा से सटे एक भयानक जंगल जा पहुँचे और दुर्भाग्य से वो जंगल में खो गए। दरअसल वो जंगल एक भूल भुलैया था, जो कोई एक बार उस जंगल में जाता तो कभी लौटकर नहीं आ पाता। राजा प्रताप सिंह को भी जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। रात भी हो चुकी थी। राजा प्रताप सिंह बहुत परेशान हो गए। अचानक राजा प्रताप सिंह की मुलाकात एक डोरा नाम की दुष्ट जादूगरनी से हुई। वो बोली, महाराज, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, बताओ मुझे मैं कैसे इस जंगल से बाहर निकल सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? महल पहुंचकर सबसे पहले जिस चीज को तुम छुओगे वो चीज मुझे देनी होगी। मैं 1 महीने बाद उसे लेने आऊंगी। मैं रास्ता खुद ढूंढ लूंगा, मुझे तुमसे कोई वादा नहीं करना। महाराज, ये जंगल बहुत खतरनाक है और ये मेरा इलाका है। मेरी इजाजत के बिना इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। सोच लो। जादूगरनी की बात सुन राजा प्रताप सिंह मन ही मन बोले, मैं जादूगरनी के जादू को तोड़ नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है इसकी बात मान लेता हूँ। वैसे भी महल लौटकर सबसे पहले अपने पहने हुए धूल भरे वस्त्र को छूऊंगा। जादूगरनी मेरे पहने हुए वस्त्र ले जाएगी, कोई बात नहीं, मैं इसकी बात मान लेता हूँ। उसके बाद राजा प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए जादूगरनी की बात मान ली। फिर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राजा प्रताप सिंह ने अपने आप को महल में पाया। अचानक राजकुमार कार्तिक दौड़ते हुए अपने पिता से लिपट गया। तभी राजा प्रताप को जादूगरनी से किया गया वादा याद आया। तभी वो अपने बेटे कार्तिक को दूर हटाते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब जादूगरनी मेरे बेटे को ले जाएगी। ये कहते हुए राजा प्रताप सिंह चिंता में डूब गए और कक्ष में इधर उधर टहलने लगे। इतने में रानी भानुमति आई और बोली, महाराज, क्या बात है? आप बड़े परेशान लग रहे हैं। महारानी, बात बहुत गंभीर है। मैं अपने बेटे कार्तिक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता।
ये कहते हुए राजा प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी भानुमति को सारी बात विस्तार से बताया। रानी भानुमति भी चिंता में पड़ गई। फिर दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान सोचने लगे। फिर राजा रानी मिलकर अपनी एक भरोसेमंद दासी जानकी के पास गए। जानकी की भी अंतरा नाम की 5 वर्षीय बेटी थी। उन्होंने जानकी की बेटी अंतरा को अपने बेटे कार्तिक से बदलने का फैसला किया। दासी जानकी भी इस बात से सहमत थी। महाराज, आप बेफिक्र रहिए। मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगी कि ये आपका बेटा है। मैं राज्य के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए अपनी बेटी अंतरा आपको सौंप रही हूँ। ये कहते हुए दासी जानकी ने अपनी बेटी अंतरा को आंखों में आंसू लिए राजा प्रताप सिंह के हाथों में सौंप दिया। हमें तुम पर भरोसा है जानकी, पर सही समय आने पर हम अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देंगे। 1 महीना पूरा होते ही जादूगरनी डोरा राजमहल में आई। राजा प्रताप सिंह से वादा निभाने के लिए कहा। राजा और रानी ने अंतरा को अपनी राजकुमारी बेटी बताकर जादूगरनी डोरा को सौंप दिया। जादूगरनी डोरा इस बात से अनजान थी कि अंतरा एक दासी की बेटी थी। वो खुश होते हुए अंतरा को लेकर वहाँ से गायब हो गई। राजा और रानी को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन वो करती भी क्या, वो बहुत मजबूर थे। वक्त बीतने के साथ साथ सच्चाई से अनजान राजकुमार कार्तिक दासी जानकी की देखरेख में बड़ा हो रहा था। अब वो 18 वर्ष का हो चुका था, साथ ही सुंदर और समझदार भी। एक दिन राजा और रानी ने मिलकर उसे सच्चाई बताने का फैसला किया और दासी जानकी के घर गए। फिर कार्तिक को सच्चाई बताते हुए कहा, राजकुमार कार्तिक, आप हमारे इकलौते पुत्र हैं। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब आप ही सिंहासन को संभालेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपका पुत्र कैसे हो सकता हूँ? इतने में दासी जानकी बोली, बेटा, महाराज सच कह रहे हैं। आप मेरे बेटे नहीं बल्कि इस राज्य के राजकुमार कार्तिक हैं और ये आपके माता पिता हैं। हाँ बेटा कार्तिक, यही सच्चाई है। हमें आपको दुष्ट जादूगरनी डोरा से बचाने के लिए जानकी की बेटी अंतरा से बदलना पड़ा। ये कहते हुए रानी भानुमति ने राजकुमार कार्तिक को सच्चाई से अवगत कराया। सारी सच्चाई जान राजकुमार कार्तिक ने कहा, माँ जानकी ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। अपनी बेटी अंतरा को मेरे खातिर दुष्ट जादूगरनी को सौंप दिया। बेचारी अंतरा ना जाने किस हाल में होगी। जादूगरनी ने पता नहीं अंतरा के साथ क्या क्या किया होगा। मुझे अंतरा को ढूंढने के लिए जाना होगा। कार्तिक ने अपने माता पिता से उस भूल भुलैया जंगल के बारे में पूछा और अंतरा को ढूंढ निकालने का दृढ़ निश्चय कर अपने माता पिता से अनुमति मांगी। राजा प्रताप सिंह कार्तिक की पीठ थपथपाते हुए बोले, मुझे भी बहुत अफसोस है उस दिन का, जब मैंने मासूम सी अंतरा को दुष्ट जादूगरनी के हाथों में सौंप दिया था। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अंतरा को लेकर ही वापस लौटना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो जंगल एक भूल भुलैया है और जादूगरनी डोरा उस जंगल की मालकिन है। माता पिता की अनुमति लेकर राजकुमार कार्तिक एक पोटली में ढेर सारे छोटे मोटे चमकीले पत्थर लेकर जंगल की ओर निकल गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो वो भी कुछ दूर चलने के बाद जंगल में कहीं खो गया। तभी उसकी मुलाकात जादूगरनी डोरा से हुई। राजकुमार कार्तिक उसे देखते ही पहचान गया। तभी जादूगरनी डोरा बोली, सुंदर नौजवान, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम कार्तिक है। दरअसल मैं काम की तलाश में निकला था और भटकते भटकते इस जंगल में आ गया। क्या आप मुझे काम पर रख सकती हैं? मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। काम पर तो मैं तुम्हें रख लूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरा काम मेरे बताए मुताबिक नहीं किया तो मैं तुझे सजा दूंगी। मैं बहुत ताकतवर और समझदार हूँ। मैं सब काम अच्छे से कर सकता हूँ। ये सुनकर जादूगरनी डोरा मन ही मन हंसते हुए बोली, कितना मूर्ख लड़का है, इसे ये नहीं पता कि मैं एक जादूगरनी हूँ और इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। आप कहाँ खो गयी? कृपया कर मुझे काम पर रख लो। ठीक है, चलो मेरे साथ, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें जैसा बोलूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा और जब तक मैं तुमसे कुछ पूछूं ना तब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, समझे? राजकुमार कार्तिक ने सहमति से अपना सिर हिलाया और चुपचाप जादूगरनी डोरा के पीछे पीछे चलने लगा।
जादूगरनी डोरा मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कार्तिक रास्ते को याद रखने के लिए चुपके से अपनी पोटली से चमकीले पत्थर जमीन पर गिराते हुए चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जादूगरनी डोरा कार्तिक को एक बड़ी चट्टान के पास ले गई और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तभी अचानक चट्टान एक तरफ हो गई। ये देख कार्तिक दंग रह गया। चट्टान हटते ही एक सुरंग दिखाई दी। तभी जादूगरनी बोली, अब देख क्या रहे हो, मेरे पीछे आओ। मेरी बात याद रखना, मेरे हर आदेशों का हर कीमत में पालन करना, वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। ये कहते हुए जादूगरनी राजकुमार कार्तिक को अंधेरी सुरंग के रास्ते लेकर गई। जब वो सुरंग के दूसरी ओर गए, तभी घने जंगल में जादूगरनी डोरा के शानदार महल को देखकर कार्तिक आश्चर्यचकित रह गया। जादूगरनी कार्तिक को लेकर जब महल में दाखिल हुई, तब वहाँ एक सुंदर लड़की जादूगरनी को देख झुककर खड़ी हो गई। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दासी की बेटी अंतरा थी। अंतरा को देख कार्तिक असमंजस में पड़ गया और मन ही मन बोला, क्या ये वही अंतरा है जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? तभी अंतरा ने खाने की टेबल पर जादूगरनी के लिए खाना परोसा। वहीं कार्तिक चुपचाप एक कोने में खड़े होकर अंतरा को देखता रहा। वो मन ही मन अंतरा की सादगी और खूबसूरती देख उस पर मोहित हो गया। जादूगरनी डोरा पेट भर खाना खाने के बाद अंतरा से बोली, सुन लड़की, अब तुम बचा हुआ खाना खा सकती हो। बेचारी अंतरा प्लेट में बचा हुआ खाना चुपचाप बैठकर खाने लगी। ये देख राजकुमार कार्तिक को बहुत दुख हुआ। तब जादूगरनी कार्तिक से बोली, सुन नौजवान, आज रात तुम आराम कर सकते हो, कल से काम पर लग जाना। ये लड़की तुम्हें सोने की जगह दिखाएगी। अंतरा राजकुमार कार्तिक को सोने के लिए एक कमरे में ले गई। तभी कार्तिक अंतरा से बात करने की कोशिश करने लगा। अचानक जादूगरनी डोरा की कदमों की आहट सुनकर अंतरा ने इशारे से कार्तिक को चुप रहने के लिए कहा और उदास होकर कमरे से बाहर चली गई। फिर अगली सुबह होते ही जादूगरनी डोरा ने कार्तिक से कहा, आज तुम्हें मेरे प्यारे घोड़े टार्जन को नहलाना होगा और पूरे अस्तबल को साफ करना होगा। अगर मेरे वापस आने से पहले तुमने ये दोनों काम पूरा नहीं किया तो सजा पाने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर बाहर चली गई। इतने में अंतरा कार्तिक के पास गई और बोली, सुनो, जादूगरनी ने तुम्हें क्या काम दिया है? जादूगरनी ने मुझे बस घोड़े टार्जन को नहलाने और अस्तबल को साफ करने के लिए कहा है। ये काम तो बहुत ही आसान है, मैं चुटकियों में कर दूंगा। ये काम बहुत ही मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि उसका घोड़ा बहुत ही अड़ियल है। वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा और न ही तुम्हें अस्तबल साफ करने देगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तभी अंतरा कार्तिक के कानों में कुछ कहती है। फिर कार्तिक ने वैसा ही किया जैसा अंतरा ने उसे करने को कहा। कार्तिक ने थोड़ी सी चीनी अपने हाथों में ली और जादूगरनी के घोड़े टार्जन के पास गया। कार्तिक ने जैसे ही चीनी उस अड़ियल घोड़े को खिलाया, वो उसका दोस्त बन गया। राजकुमार कार्तिक ने फिर उस घोड़े को अच्छे से नहलाया और फिर बड़े आराम से अस्तबल साफ करना शुरू किया। तभी उसे गंदगी और कूड़े के ढेर में एक चमकता हुआ हीरा मिला। अरे ये क्या है, इतना चमकदार हीरा, वो भी इस कूड़े के ढेर में। चलो रख लेता हूँ। जब जादूगरनी डोरा वापस लौटी तो अपने प्यारे घोड़े टार्जन को इतना साफ सुथरा और अस्तबल को इतना साफ देख दंग रह गई और कार्तिक से बोली, सुनो लड़के, ये तुमने कैसे किया? लगता है तुम्हारी किसी ने मदद की है। नहीं, मैंने ये सारे काम अपने आप किए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें दूसरा काम दे रही हूँ। महल के बाहर एक कुआं है, तुम्हें उस कुएं में से 10 बाल्टी पानी भर कर लाना होगा। याद रहे, अगर काम सही से नहीं किया तो दंड लेने के लिए तैयार रहना। ये कहकर जादूगरनी डोरा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। तभी वहाँ अंतरा आई और कार्तिक से बोली, जादूगरनी ने अब तुम्हें क्या काम करने को कहा है? मुझे इस बार बस कुएं में से 10 बाल्टी पानी भर कर लाना है। ये काम बहुत ही आसान है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जैसे ही तुम बाल्टी को कुएं में डालोगे, कुएं का पानी अपने आप सूख जाएगा और तुम कभी भी 10 बाल्टी पानी नहीं भर पाओगे। ये सब जादूगरनी का माया जाल है। ओह, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम बस बाल्टी को कुएं में डालकर 3 बार ये मंत्र बोलना, कुआं पानी से भर जाएगा।
जैसा कि अंतरा ने कहा, कार्तिक ने ठीक वैसा ही किया और 3 बार मंत्र पढ़ते ही कुआं पानी से भर गया। जब जादूगरनी डोरा वापस लौटी तो 10 बाल्टी पानी देखकर हैरान हो गई। ये नामुमकिन है, ये काम तुम कर ही नहीं सकते। बताओ तुम्हारी मदद किसने की? लेकिन कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। तब जादूगरनी मन ही मन सोचने लगी। मुझे पक्का पता है कि इसकी मदद किसने की होगी। उस लड़की के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। आज इन दोनों की खैर नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए कार्तिक से बोली, मुझे पता है तुम्हारी मदद अंतरा ने की है। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। तुम दोनों एक साथ मेरे कमरे में आना। मैं तुम दोनों को इनाम देना चाहती हूँ। ये सुनते ही राजकुमार कार्तिक खुश होता हुआ अंतरा के पास गया और जादूगरनी डोरा की कही बात बताया। ये सुनते ही अंतरा घबराते हुए बोली, तुम्हें पता नहीं, जादूगरनी डोरा हमें इनाम नहीं बल्कि हमें दंड देगी। अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। चलो मेरे साथ। ये कहते हुए राजकुमार कार्तिक अंतरा को लेकर जादूगरनी डोरा के महल से भाग निकला। शुक्र है उन चमकीले पत्थरों का जो राजकुमार कार्तिक ने रास्ते में आते वक्त गिराए थे। उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। काफी देर तक दोनों को अपने कमरे में ना आता देख जादूगरनी डोरा ने अपने जादुई गोले में देखा कि दोनों जंगल से भाग रहे हैं। वो तुरंत ही अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर उनके पास जा पहुँची। मुझसे बचकर कहाँ भाग रहे थे तुम दोनों? अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए जादूगरनी डोरा ने गुस्से से तिलमिलाते हुए अपनी जादुई छड़ी से राजकुमार कार्तिक पर वार किया। लेकिन कार्तिक का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये देख कार्तिक को बड़ी हैरानी हुई। अरे, जादूगरनी के वार का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अचानक कार्तिक के जेब से चमकता हुआ हीरा बाहर गिरा, जिसे देख अंतरा हाथ में उठाते हुए हैरानी से बोली, अरे ये तो जादूगरनी डोरा का जादुई हीरा है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये जादूगरनी हमेशा अपने पास रखती है। इस हीरे से जादूगरनी को ताकत मिलती है। इस जादुई हीरे की वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। इतने में जादूगरनी डोरा की नजर अंतरा के हाथों में अपने जादुई हीरे पर गई। तुम्हारे पास मेरा जादुई हीरा कहाँ से आया? मुझे अभी के अभी मेरा हीरा वापस कर, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। दुष्ट जादूगरनी, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे जादुई हीरे, जादूगरनी डोरा की शक्तियाँ छीन लो। नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर जादुई हीरे ने जादूगरनी डोरा की सारी शक्तियाँ छीन ली। शक्तिहीन होते ही जादूगरनी डोरा का शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वो जलकर भस्म हो गई। उसके बाद दोनों जादुई हीरे की मदद से सकुशल जंगल से निकलने में कामयाब हो गए। कुछ देर बाद दोनों राजमहल पहुँचे, जहाँ बेसब्री से सभी उनके आने का इंतजार कर रहे थे। राजकुमार कार्तिक ने सभी को अंतरा से मिलवाया। जानकी भी अपनी बेटी अंतरा को सही सलामत देख आंखों से आंसू बहने लगे। सबने मिलकर अंतरा को सारी सच्चाई बताई। अंतरा अपनी माँ जानकी से लिपटकर रोने लगी। फिर राजकुमार कार्तिक ने सबके सामने अंतरा से अपने दिल की बात कही और शादी का प्रस्ताव रखा। ये सुन सभी बहुत खुश थे। उसके बाद राजमहल में दोनों का भव्य विवाह समारोह संपन्न हुआ। सबने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस तरह राजकुमार कार्तिक और अंतरा एक हो गए और खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे। जादुई गोल्डन टमाटर के पौधे। सागरपुर गांव में मीनू अपनी 2 बेटी स्नेहा और प्रिया के साथ रहती थी। प्रिया बड़ी और समझदार थी, लेकिन स्नेहा अभी ज्यादा समझदार नहीं थी। उनका एक छोटा सा सब्जियों का बगीचा था। मीनू और प्रिया मिलकर सब्जियां उगाया करती थी और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचा करती थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। आलू, गोभी, मटर ले लो। आलू 15 रुपए किलो और मटर 30 रुपए किलो। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही समय में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी। सब्जियां बेचकर वो लोग घर आ जाया करते थे। घर पर मीनू की छोटी बेटी स्नेहा उन दोनों का इंतजार करती थी। स्नेहा के दिल में छेद था, इसलिए वो अधिकतर आराम ही किया करती थी। माँ, दीदी, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए पकौड़े लेकर आई हो क्या? नहीं बेटी, आज बाजार में पकोड़े बेचने वाला आया ही नहीं था। तेरे लिए पकोड़े तो लेकर नहीं आए हैं, लेकिन देख हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वाह, सेब!
आप मेरे लिए सेब लेकर आई हो मम्मी, लेकिन मेरा मन तो पकोड़े खाने का कर रहा था। स्नेहा को तली हुई चीजें बहुत पसंद थी, लेकिन तली हुई चीजें उसके लिए जहर से कम नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर द्वारा उसको तली हुई चीजें खाना सख्त मना था। उसके ऑपरेशन के लिए ही उसकी माँ और बहन इतनी मेहनत किया करते थे और हर दिन की कमाई से वे लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। एक बार की बात है, प्रिया अपनी माँ से कहती है, आपको क्या लगता है माँ, स्नेहा के ऑपरेशन के लिए हम कब तक पैसे इकट्ठा कर पाएंगे? पता नहीं बेटी, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। मीनू और प्रिया स्नेहा को बहुत प्यार करती थी। वो किसी भी हालत में बस स्नेहा को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे वो दोनों बगीचे के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटाकर बाजार में सब्जियां बेचने के लिए चले जाते थे और बाजार में धूप में घंटों खड़े रहकर सारी सब्जियां बेचा करते थे। एक दिन की बात है, मीनू और प्रिया खेतों में काम कर रही थी। तभी मीनू अपनी बेटी प्रिया से कहती है, प्रिया, आज सब्जियां बेचने तुम अकेले बाजार जा सकती हो क्या? हाँ माँ, मैं अकेले बाजार चली तो जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? गर्मियाँ आ रही हैं बेटी, गर्मियों में टमाटर के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं टमाटर के पौधे खरीद कर ले आऊँ। अभी से ही बाजार में टमाटर के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। फिर तो आप जरूर जाइए माँ और टमाटर के पौधे लेकर आइए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी स्नेहा के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। उसके बाद प्रिया सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई और मीनू टमाटर के पौधे खरीदने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मीनू एक पेड़ों के नर्सरी में पहुंची। जी कहिए, कौन सा पौधा चाहिए आपको? भैया, मुझे टमाटर के पौधे चाहिए। माफ करना बहन, लेकिन मेरे पास टमाटर का एक भी पौधा नहीं है, सारे पौधे बिक चुके हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मीनू दूसरी नर्सरी में गई और बोली, बहन जी, टमाटर के पौधे हैं क्या आपके पास? नहीं बहन, टमाटर के पौधे तो सारे बिक चुके हैं। ठीक है बहन। उसके बाद मीनू कई और नर्सरी में गई, लेकिन उसे कहीं भी टमाटर के पौधे नहीं मिले। वो उदास हो जाती है और मन में सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? सोचा था टमाटर के पौधों से टमाटर उगाकर बेचूंगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी टमाटर का पौधा नहीं मिला। यही सोचते सोचते मीनू घर की ओर जा रही थी। तभी उसका ध्यान जंगल के बीच बने एक घर पर पड़ा। उस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे की हालत खराब थी। एक बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से उस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। मीनू उस बूढ़ी औरत के पास गई और उसने बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, आपका बगीचा तो इतना बड़ा और खूबसूरत है, फिर इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटी, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, परंतु इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरी हालत देखो, मैं भला बूढ़ी औरत इतना सारा काम कैसे कर सकती हूँ? कोशिश तो मैं करती हूँ, पर मुझसे हो ही नहीं पाता। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपके बगीचे को साफ कर देती हूँ। इतना कहकर मीनू बगीचे की सफाई में लग गई। उसने बगीचे से सारे जंगली पौधे काट दिए और उसने पूरे बगीचे की बहुत अच्छे से सफाई की। सारे पौधों को पानी भी डाला। देखो अम्मा, अब लग रहा है ना ये बगीचा बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है। अम्मा, मेरा भी एक बगीचा है, मैं उसमें सब्जियां उगाती हूँ। हाँ अम्मा, अब मैं चलती हूँ, घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अरे रुको तो बेटी, 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। इतना कहकर बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है और अंदर से एक छोटी सी पोटली लेकर आती है। पोटली देखकर मीनू कहती है, ये क्या है अम्मा? बेटी, इसमें टमाटर के पौधों के बीज है। तुझे टमाटर के पौधे उगाने थे ना, ले इसे ले जा और अपने बगीचे में बो देना। लेकिन अम्मा, आपको कैसे पता चला कि मुझे टमाटर उगाने हैं? मुझे सब कुछ पता रहता है बेटी, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मीनू ने बूढ़ी अम्मा से वो पोटली ले लिया और वो घर की तरफ चल पड़ी।
थोड़ी देर में मीनू अपने घर पहुंच गई। घर में प्रिया सब्जी बेचकर पहले ही घर पहुंच गई थी। उसने अपनी माँ से कहा, बड़ी देर लग गई आपको माँ, और टमाटर के पौधे कहाँ हैं? क्या बताऊं प्रिया, मैंने बहुत सारी नर्सरी में पूछा, लेकिन कहीं भी टमाटर के पौधे मिले ही नहीं। जब मैं घर लौट रही थी तब जंगल में मुझे एक घर दिखा, जिसके बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा था और एक बूढ़ी औरत अकेले बगीचा साफ करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उन बूढ़ी औरत की बगीचा साफ करने में मदद कर दी। उसी वजह से मुझे आने में देर हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं माँ। और ये देखो बेटी, उस बूढ़ी औरत ने मुझे टमाटर के बीज दिए हैं। पता नहीं उस बूढ़ी औरत को कैसे पता चला कि मैं टमाटर के पौधे खरीदने गई थी। ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन कोई बात नहीं माँ, छोड़िए। हम इन बीजों को कल अपने बगीचे में उगा देंगे। इस बरस नहीं तो अगले बरस पौधे पर टमाटर आ ही जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। अगली सुबह मीनू ने अपने बगीचे में कुछ गड्ढे किए और उसमें टमाटर के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। प्रिया, जरा इन्हें भी पानी डाल दो। अभी डालती हूँ माँ। प्रिया ने जैसे ही उस जगह पानी डाला तो उन बीजों से तुरंत पौधे उगने लगे। ये सब देख दोनों माँ बेटी बहुत हैरान हो गए और पौधे के उगते ही उन पौधों पर टमाटर उगने लगे। लेकिन ये टमाटर अलग थे, क्योंकि टमाटर का रंग लाल नहीं था, बल्कि वो तो गोल्डन कलर के थे। माँ, ये कैसा अद्भुत नजारा है! गोल्डन कलर के टमाटर, जरा तोड़कर तो देखो। हाँ बेटी, रुको, अभी देखती हूँ। मीनू ने एक टमाटर तोड़ा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वो टमाटर सोने का था। प्रिया, ये तो सोने का टमाटर है। सारे पौधों पर सोने के टमाटर उगे हुए थे। मीनू के परिवार के तो भाग्य खुल गए थे। मीनू ने वो सारे टमाटर सुनार को बेच दिए और उनसे उसे बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों से मीनू ने अपनी छोटी बेटी स्नेहा का इलाज करवाया। मुबारक हो आपको, आपकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब आपकी बच्ची किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। बस कुछ दिनों तक इसका और ध्यान रखिएगा। ये सुनकर मीनू और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। प्रिया, उन बूढ़ी औरत की वजह से आज हमारी जिंदगी बदल गई। मुझे लगता है हमें चलकर उन बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करना चाहिए और इस बार हम अपने साथ स्नेहा को भी लेकर जाएंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद मीनू और उसकी दोनों बेटियां जंगल में गई, लेकिन वहाँ पर तो कोई घर ही नहीं था। माँ, यहाँ तो किसी का घर नहीं है। आपने कौन सा घर देखा था और कौन सी बूढ़ी अम्मा की मदद की थी? बेटी, उस दिन यहीं पर उनका घर था और बगीचा भी था, लेकिन आज तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा प्रकट होती है और कहती है, ये सब तुम्हारे साफ दिल का परिणाम है बेटी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुमने निस्वार्थ भावना से मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई गोल्डन टमाटर के पौधों का बीज दिया, ताकि तुम अपनी बेटियों के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। आज आपकी वजह से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तभी वो अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी मदद स्वयं फरिश्ते ने की है। वे तीनों आंख बंद करके बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। किसी गांव में शांति और मोहन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शांति के कोख में 3 महीने का बच्चा था। एक दिन मोहन शहर में काम से गया हुआ था। वो वापस नहीं आया। एक दिन शांति को मोहन का फोन आता है। शांति, मेरा इंतजार मत करना। मैं अब और गरीबी में जिंदगी नहीं काट सकता। मैंने शहर में एक अमीर लड़की से शादी कर ली है। इतना कहकर मोहन फोन काट देता है। ये सब सुनकर शांति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नहीं नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मुझे अपना पेट खुद से ही भरना होगा। मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी। मैं अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियाँ दूंगी।
इतना कहकर शांति अपने आप से वादा करती है कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी, अपने बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाएगी और उसका पालन पोषण करेगी। शांति मजदूरी का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बाद भी वो ईंट ढोने का काम किया करती। धीरे धीरे वक्त बीतता है। शांति पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को बुलाती है। दाई माँ उसके पास आती है और शांति एक बेटे को जन्म देती है। शांति अपने बेटे का नाम हर्षित रखती है। अब शांति हर्षित को लेकर मजदूरी करने जाने लगी। वो हर्षित को एक चादर पर लिटाकर काम किया करती और मजदूरी के पैसे से ही वो अपने बेटे के लिए दूध का इंतजाम किया करती। एक बार शांति के पास दाई माँ आती है और कहती है, शांति, आंधी और तूफान बहुत तेज चल रही है। पूरी बस्ती डूबने वाली है। हमें अपनी झुग्गियाँ खाली करनी होंगी। चल जल्दी कर, नदी के पार करके दूसरे वाले गांव जाना होगा। इतनी तेज आंधी तूफान में मैं हर्षित को लेकर कैसे जाऊं? ये पन्नी लपेट देती हूँ, ये ठीक रहेगा। तेज आंधी और तूफान की वजह से बस्ती के लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठकर नदी के उस पार जाने लगे। बारिश का पानी भरता ही जा रहा था। शांति भी हर्षित को लेकर एक नाव में बैठी कि तभी एक मगरमच्छ शांति की तरफ उछलने लगता है। अरे अरे, मगरमच्छ यहाँ कैसे? ये हर्षित को झपट रहा है। मेरे बच्चे को मुझे बचाना होगा। मगरमच्छ हर्षित को झपटना चाहता था, लेकिन शांति उसके सामने से नहीं हट रही थी। लेकिन मगरमच्छ ने शांति के मुंह पर वार कर दिया और शांति के मुंह पर बहुत बड़ा घाव हो गया, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया और शांति ने अपने बेटे की जान बचा ली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब हर्षित बड़ा हो गया था। अब वो स्कूल जाने लगा था। एक दिन हर्षित अपनी माँ शांति से कहता है, माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। सभी के मम्मी पापा आएंगे, तुम भी चलना। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी। अगले दिन शांति हर्षित के साथ उसके स्कूल जाती है। शांति के चेहरे को देखकर हर्षित के क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हर्षित, ये तेरी माँ है ना? इनका एक कान कहाँ गया? और चेहरा भी कितना गंदा लग रहा है। अरे अरे, ये चेहरा मत देखो, वरना रात को बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे। हर्षित गुस्से में घर आ जाता है। क्या हुआ हर्षित, तुमने अपनी टीचर से भी नहीं मिलवाया? ऐसे ही वापस आ गए? तो और क्या करता? तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देखकर सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आप मेरी माँ नहीं होती तो अच्छा होता। इतना कहकर हर्षित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शांति ये सब सुनकर रोने लग जाती है। वक्त बीत जाता है। हर्षित अब और बड़ा हो चुका था। कॉलेज की लड़की सीमा हर्षित को चाहने लगी थी। हर्षित भी सीमा को प्यार करता था। कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। सीमा शांति के चेहरे से नफरत करती थी। जब भी शांति उसके सामने आती, वो गुस्से में आ जाती थी। हर्षित, माँ को ना साफ साफ मना कर दो। मेरे सामने सुबह सुबह अपना डरावना और मनोज चारा ना लेकर आया करें। गुस्सा मत करो सीमा, मैं माँ को समझा दूंगा। शांति ये सब सुन लेती है और रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी हर्षित वहाँ पर आ जाता है। माँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है, सीमा के सामने मुंह को ढक कर जाया करो। तुम्हें देखकर वो डर जाती है। बचपन की बात कुछ और थी, मैंने सह लिया, लेकिन सीमा मेरी पत्नी है। उसे इस घर में तकलीफ होगी तो मैं उसे लेकर जिंदगी भर के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। शांति दुखी होकर हर्षित की बातें सुनती रहती है और मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। सीमा माँ बनने वाली होती है। सीमा का 9वां महीना चल रहा था। हर्षित को कंपनी के काम के लिए शहर से बाहर जाना होता है। वो सीमा से कहता है, सीमा, मुझे कंपनी के काम से 10 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। अपना और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। हर्षित, तुम 10 दिन के लिए जा रहे हो?
यहाँ पर मैं तुम्हारी माँ के साथ कैसे रहूंगी? उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लगता है। तुम अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकते क्या? और कितने दिन लगेंगे तुम्हें नया घर लेने में? मेरे से यहाँ पर अब और नहीं रहा जा रहा है। नहीं सीमा, ये मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरा जाना जरूरी है। कुछ ही दिनों की तो बात है, जब मैं घर आ जाऊंगा तो हम कहीं और जाकर रह लेंगे और माँ को यहीं रहने देंगे। हर्षित, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल से सीधा नए घर में ही जाए। शांति हर्षित के घर छोड़ने की बात सुनकर घबरा जाती है, पर उस वक्त वो हर्षित को कुछ नहीं कहती। हर्षित 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जाता है। सीमा पीछे से एक दिन अपनी सहेली वर्षा को बुलाती है। अच्छा हुआ वर्षा जो तू आ गई, वरना मैं अपनी सास का चेहरा देखकर डर ही जाती। चल आजा अंदर, एसी में बैठते हैं। हर्षित को कहकर अपने कमरे में लगवा लिया था। ये तो तूने ठीक किया, थैंक गॉड। बाहर इतनी धूप थी, एसी में बैठकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। शांति उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। सीमा, आंटी जी का चेहरा तो बहुत डरावना है। एक कान कटा हुआ है और बाकी सारा हिस्सा भी देखने लायक नहीं है। आखिर इनका चेहरा ऐसा क्यों है? पता नहीं यार। हर्षित बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने अपनी माँ को ऐसे ही देखा है। मैंने तो हर्षित को कह दिया है जब वो वापस आ जाएंगे तो हम दूसरे घर में रहेंगे। थोड़ी देर बाद वर्षा चली जाती है। रात में सीमा जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी एसी में आग लग जाती है। सीमा गहरी नींद में होती है, उसे होश नहीं होता। धीरे धीरे आग पर्दों तक बढ़ जाती है। आग जब फैलने लगती है, सीमा की नींद अचानक से खुल जाती है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, माँ जी मुझे बचाओ। रुको बहू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरे हर्षित की जिम्मेदारी हो। मैं अभी आई। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ जाती है कि कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। शांति एक कंबल ढूंढती है और किसी तरह सीमा को बाहर लाने की कोशिश करती है। बहुत ही मुश्किल से शांति सीमा को बचाकर बाहर निकल ही रही होती है कि जैसे ही वो सीमा को कमरे से बाहर करती है तब तक शांति के कपड़े आग की चपेट में आ जाते हैं। बाहर खड़े हुए लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला दिया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर खड़े हुए लोग कैसे न कैसे शांति को बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी रात सीमा भी बेटे को जन्म देती है और शांति भी जली हुई हालत में थी। फिर भी शांति डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मेरी बहू कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। हर्षित को जब ये खबर मिलती है तो वो दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल में आ जाता है। सीमा, तुम ठीक तो हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। हर्षित, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ माँ जी की वजह से हूँ। आज उन्होंने ही मेरी जान बचाई है, लेकिन वो खुद आग का शिकार हो गई थी। डॉक्टर, मेरी माँ कहाँ पर है? इसके बाद डॉक्टर हर्षित को उसकी माँ के पास ले जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने हमेशा आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। हर्षित, तू तो मेरा बेटा है और एक माँ अपने बच्चे से गुस्सा कैसे रह सकती है बेटा? इसके बाद शांति हर्षित और सीमा को माफ कर देती है। थोड़े ही महीनों में शांति दवाई और गोली की मदद से बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और अपने बहू, बेटे और पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।